बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बच्चों, बहुत दिन से ये जो है फिजिक्स के वीडियो लेक्चर का तारतम्य टूटा था, क्योंकि ज्यादातर वीडियोस जो है मैथमेटिक्स पर डाले जा रहे थे। बच्चों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे थे, उसमें हम जो है डाइपोल पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रिकल डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इसके साथ साथ डाइपोल को जो है डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल्सो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र में डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य, ये सब हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। ये अगले चैप्टर में अब हम लोग पहुंच चुके हैं, और हम लोगों को अब पढ़ना है गॉस का नियम। ठीक है, गॉस के नियम को जानने से पहले बच्चों हम लोगों को कुछ बेसिक जानना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट हम आपको वैद्युत फ्लक्स नहीं बताने जा रहे हैं, डायरेक्ट हम जो है आपको कैसे वैद्युत फ्लक्स निकालना होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कुछ लोग उसको फ्लो कह देते हैं, वैद्युत फ्लक्स फ्लो नहीं, बल्कि क्या है कि जैसे अगर बच्चों हम लोग मैकेनिकल फ्लक्स की थोड़ी देर बात करें, तो जैसे किसी पाइप में पानी बह रहा है, तो फ्लक्स का मतलब होता है बच्चों कि पाइप के एकांक के क्षेत्रफल से, ठीक है, पाइप के लंबवत एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाला पानी की मात्रा, दैट इज फ्लक्स, वो फ्लक्स है। और इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम विद्युत क्षेत्र पर भी लगाएंगे। ठीक है बच्चों, सो यहाँ हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, वट एवर इज पॉसिबल, जितना संभव। और आज के बाद बच्चों हमने क्या कर दिया है कि मैं आपको सीबीएसई बोर्ड का और यूपी बोर्ड का अलग अलग वीडियो डालूंगा, अलग अलग डालूंगा, ताकि यूपी बोर्ड के बच्चों का ये शिकायत ना रहे कि सर मुझे जो है नोट्स नहीं मिल पा रहा है और मैं सिर्फ जो है इंग्लिश में उसको कैसे लिखूं। तो अब मैं आपको इस वीडियो में हिंदी में लिखूंगा, आपका साथ में नोट्स भी तैयार होगा और आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। मैं यहाँ पर आपको ये जो वीडियो लेक्चर देने जा रहा हूँ, ये सिर्फ हिंदी में रहेगा, हिंदी में ही सब कुछ हम लोग करेंगे। और यहाँ पर इसीलिए स्पष्ट रूप से मैंने जो हेडिंग दी है उसमें लिखा है क्लास 12 यूपी बोर्ड, क्लास 12 यूपी बोर्ड। जब मैं इंग्लिश मीडियम का वीडियो दूंगा तो वहां लिखा रहेगा क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, सो बच्चों अब हम बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। सो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को यहाँ पर हमने जो हेडिंग डाली है वो है वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स। इनको अगर थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी हम लोग केवल हेडिंग भर के लिए, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स है ये। ठीक है, तो कोई वैद्युत बल रेखा, बच्चों वैद्युत बल रेखा क्या होती है? तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण खुली वक्र रेखा, काल्पनिक है, निष्कोण है, खुली है, ये तीन प्रॉपर्टी याद रखिएगा, काल्पनिक, निष्कोण और खुली वक्र रेखा, जो अनवरत रूप से विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है, सो बच्चों विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में खींची गई या ली गई, ठीक है, खींची गई, विद्युत क्षेत्र में ली गई वह काल्पनिक निष्कोण, ठीक है, खुली
वक्र रेखा, वक्र रेखा जो अनवरत रूप से विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा, क्षेत्र रेखा कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन हुई किसकी? वैद्युत बल रेखा की। ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझिए। यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र में जो रेखाएं लेते हैं, काल्पनिक उन्हें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कुछ भी पुकार सकते हो आप। लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र में जाते हैं तो ध्यान रखना बच्चों, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ही कहते हैं, वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं कहते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए कि एक चुंबक स्वयं में एक कंप्लीट चुंबकीय द्विध्रुव होता है और द्विध्रुव के कारण जो क्षेत्र है वो एक्चुअल में क्लोज्ड होता है, तो वहां पर हम क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, बल रेखाएं नहीं कहते हैं। तो ये परिभाषा हुई वैद्युत बल रेखाओं की। अब बच्चों वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहली प्रॉपर्टी, अगर ये धनात्मक बिंदु आवेश है, ठीक है, धनात्मक बिंदु आवेश, तो हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, इसके लिए जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो सभी दिशा में, त्रिज्य दिशा में, सभी दिशाओं में त्रिज्य रेखी दिशा में बाहर की ओर होती है। ये पैटर्न होता है धन आवेश के लिए बच्चों। ठीक है, फिर दूसरा ऋणात्मक बिंदु आवेश, ऋणात्मक बिंदु आवेश, इसके लिए जो बल रेखाएं होती हैं वो अनंत से प्रारंभ होकर त्रिज्य दिशा में उस ऋण आवेश की ओर आती हैं और ये अनंत की ओर जाती हैं, इस तरह से। ठीक है, ये पैटर्न होता है। तीसरा, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों? इसका कारण समझ लो बच्चों। अगर ये वैद्युत बल रेखाएं हैं और ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर, चूंकि जो वैद्युत बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचते हैं बच्चों, तो उस स्पर्श रेखा की दिशा जो होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु हुआ, तो इस पर स्पर्श रेखा, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, और इस पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा। और एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं नहीं हो सकती है, अतः ये संभव नहीं है, ये असंभव है। ठीक है, इसलिए
आप देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, अन्यथा प्रतिच्छेद बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की दो दिशाएं होंगी, दो या अधिक दिशाएं होंगी जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो या अधिक दिशाओं को निरूपित करेंगी, जो ये संभव नहीं है। तो पॉइंट 4 है, किसी स्थान के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ठीक है बच्चों, उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब बच्चों ये हुआ कि जहां से मान लो ये क्षेत्रफल आपने लिया, यहां से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या ये दिखाई दे रही है 3 है, और ये उतना ही क्षेत्रफल यहां पर ले लिया और इससे गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या ये ज्यादा है, ये देखें उतनी ही जगह से, ठीक है, क्षेत्रफल दोनों के बराबर, ठीक है, यहाँ ज्यादा क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, यहाँ कम जा रही हैं। ये मान लो यहाँ का क्षेत्र E2, यहाँ का E1, तो बच्चों E2 बड़ा है इससे E1 से, क्योंकि समान क्षेत्रफल से अगर गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या किसी एक में ज्यादा है तो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा बच्चों, अधिक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा दूसरी जगह की तुलना में, ठीक है। और बच्चों अगला पॉइंट देखें, ठीक है, अगर हम पांचवा बिंदु इस पर ये कहना चाहें, ठीक है, कि अगर हम दो विपरीत आवेश ले लेते हैं, पांचवा दो विपरीत आवेश प्लस और माइनस, तो आप देखते हैं कि ये वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकल करके माइनस पर समाप्त होती है। कुछ ऐसा पैटर्न होता है बच्चों, ऐसा ये ऐसा पैटर्न आपको मिलेगा, ठीक है बच्चों, ये इस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा। तो जरा देखो, अगर हम इन बल रेखाओं की लंब दिशा ले रहे हैं ये, तो ये अपनी लंबाई की लंब दिशा में संकुचित होती है, सिकुड़ने का प्रयासों के बीच लंबाई की लंब दिशा में, ठीक है, एक दूसरे को दूर हटाती है, ठीक। इससे सिद्ध होता है कि, ठीक है, सजाती आवेशों के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है बच्चों, तो यहां हमने कुछ प्रॉपर्टीज बताई, थोड़ा सा एक करेक्शन में जो बोलने में एक करेक्शन कर गया, उस करेक्शन पर ध्यान दीजिए। उस पिछले वाले इसमें पांचवें पॉइंट में
मैंने जो ये बताया है तो उसमें मैंने लंबाई की लंब दिशा में लिख दिया है, लंबाई की लंब दिशा में नहीं, लंबाई के अनुदिश लिखना था वहां पर, तो आप उसको करेक्शन समझेंगे। लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती है, ठीक है, और यहाँ पर लंबाई की लंब दिशा में एक दूसरे को दूर हटाती है, ठीक है बच्चों। सो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब बच्चों हम बढ़ते हैं आगे। बच्चों अब इसके बाद हम इस चैप्टर में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स बता चुके हैं और अब आगे डिस्कस करने जा रहे हैं वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। सो दिस लेक्चर इज फुल्ली फॉर यूपी बोर्ड, पूरी तरह से यूपी बोर्ड के लिए ये हम बना रहे हैं। अब हमने डिसाइड किया है कि इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए अलग अलग आपको वीडियो लेक्चर दिए जाए, ठीक है। सो बच्चों अब हम शुरू करते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो बच्चों ये कौन सी किस तरह की भौतिक राशि है वैद्युत फ्लक्स? समझ लीजिए कि किसी भौतिक राशि के प्रवाह की दर, किसी भौतिक राशि के प्रवाह की दर, किसी दिशा में गुजरने की दर, ठीक है, को हम फ्लक्स कहते हैं। यहां दर भी, जो हम दर का मतलब पर सेकंड, प्रति सेकंड। जैसे बच्चों मैकेनिकल फ्लक्स, ठीक है, मैकेनिकल फ्लक्स क्या होता है? किसी पाइप से मान लो सपोज पानी एक कांस्टेंट स्पीड से बह रहा हो, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बह रहा हो किसी पाइप से, तो पाइप के मुंह के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले पानी की मात्रा को हम पानी का यांत्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक फ्लक्स। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या बता रहे हैं यहाँ पर। अब इससे मिलती जुलती राशि है ये, जरा ध्यान दो। जैसे कोई ये पाइप है और ये पाइप के मुंह का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, और इसमें ये पानी v वेक्टर वेलोसिटी से बह रहा है। मान लो पानी कितनी वेलोसिटी से बह रहा है? v वेक्टर की वेलोसिटी से बह रहा है ये, और ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है ये। तो यहां पर बच्चों इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, ठीक, गुजरने वाले जो पानी की मात्रा है वो कहलाएगी क्या? मैकेनिकल फ्लक्स, ठीक है। यहां पर मैकेनिकल फ्लक्स कितना होगा? यांत्रिक फ्लक्स जो होगा, यांत्रिक फ्लक्स वो प्रति सेकंड गुजरने वाले पानी की मात्रा अर्थात वेक्टर v का परिमाण, और चूंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, सो इंटू ए। सो बच्चों जो आपने 11वीं क्लास में, जो आपने अविरतता समीकरण पढ़ा बर्नौली प्रमेय में, जिसमें आपने पढ़ा v1 इंटू a1 बराबर होता है v2 इंटू a2 अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लिए, ठीक है। पाइप के दो मुंह पर वेलोसिटीज लिक्विड की क्रमशः v1 और v2 है, और पाइप के उन दोनों मुंहों के क्षेत्रफल क्रमशः a1 और a2 है अनुप्रस्थ काट। तो बच्चों इसको ये कहते थे यांत्रिक फ्लक्स। चाहे इसको निकालो चाहे इसको निकालो, सो Q यहाँ पर एक्चुअल में v इंटू a के बराबर, ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई। सो अगर हम किसी पाइप के
मुंह के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली पानी की मात्रा ज्ञात करते हैं, तो वो वास्तव में यांत्रिक फ्लक्स होता है। वास्तव में B इंटू ए ये पाइप के मुंह से प्रति सेकंड गुजरने वाले पानी का आयतन है। पानी का क्या है? आयतन। अब इसी प्रकार से बच्चों अगर हम वेक्टर V की जगह पर विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं, इसको किससे हटा दें? विद्युत क्षेत्र से। विद्युत क्षेत्र से इसको हटा दें, ठीक है। और जरूरी नहीं कि ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ही हर बार लिया जाए, अर्थात हर बार जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र की दिशा पर हर बार लंब हो। वो क्या हो सकता है? तिरछा पृष्ठ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब आप इसको B से हटा देंगे, ये रिप्लेस बाय ये इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र से हटा देंगे, तो जो फ्लक्स फिर आपको मिलेगा उसका नाम है क्या? वैद्युत फ्लक्स। वो वास्तव में वैद्युत फ्लक्स है। सो यहाँ पर हम वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दे सकते हैं। ये आपको हमने बेस बताया इंट्रोडक्टरी, जो रिलेटेड टू मैकेनिकल फ्लक्स था, मैकेनिकल फ्लक्स से रिलेट करते हुए उसको बताया। तो यहाँ पर जैसे ये B वेक्टर है वैसे ही इसको रिप्लेस बाय E वेक्टर, अगर हम इसको E वेक्टर से हटा दें, ठीक है, तो जो फ्लक्स निकलेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। सो बच्चों ये तो आपको समझाने के लिए थोड़ी सी बात हमने थोड़ी उधर पीछे हट करके मैकेनिकल फ्लक्स की बात यहाँ पर स्टार्ट की। सो वैद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ठीक को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। लंबवत गुजरने वाली, अब कैसे इस संख्या को निकालें? ये वास्तव में ये संख्या अनुक्रमानुपाती होती है किसके? विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और या पृष्ठ का क्षेत्रफल और पृष्ठ क्षेत्रफल पर विद्युत क्षेत्र के लंब घटक के गुणनफल के बराबर। जो वास्तव में पृष्ठ क्षेत्रफल और ठीक है पृष्ठ पर लंब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, सो जो यहां पर ये डेफिनेशन दी गई कि जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ये दिया कि जो वास्तव में पृष्ठ
पृष्ठ क्षेत्रफल और पृष्ठ पर लंब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। बच्चों जरा समझो कि मान लो ये तिरछा पृष्ठ, ये एक तिरछा पृष्ठ रखा है विद्युत क्षेत्र में और एक समान विद्युत क्षेत्र इस पर आपतित हो रहा है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र इस पर इस तरह से आपतित हो रहा है। अब पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ है, यहां पर हम अलग अलग पृष्ठों की भी बात करेंगे आगे। सो इस समतल पृष्ठ पर लंब, ये समतल पृष्ठ पर लंब, ये जो है ये पृष्ठ पर लंब कोण बनाते हुए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, पृष्ठ पर 90 अंश का कोण बनाते हुए कोई एकांक सदिश आपने लिया, इस पृष्ठ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, कैसे बन रहा है ध्यान दीजिए। जैसे पृष्ठ ऐसा है, ये मेरी हथेली को ये समझिए पृष्ठ, या बच्चों इसे समझिए पृष्ठ। तो पृष्ठ पर जो लंब सदिश है, ये काला पेन, ये एन कैप है, एकांक सदिश, और ये क्षेत्र की दिशा है। तो क्षेत्र की दिशा से ये मान लेते हैं थीटा कोण बना रहा है। इस तरह से ये पृष्ठ पर लंब एकांक सदिश, या इधर ये एकांक सदिश ऐसा भी लिया जा सकता है। ठीक है, कि जब अलग अलग हम लोग बात करेंगे, जब पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र आपतित होता हो और जब पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र निर्गत होता हो, दोनों बातें यहाँ पर डिस्कस, क्योंकि कब वैद्युत फ्लक्स पॉजिटिव होगा और कब वैद्युत फ्लक्स नेगेटिव होगा बच्चों, ये भी आपको जानना जरूरी है। सो फिलहाल यहाँ पर अगर हम लोग ये क्षेत्र की तीव्रता है तो इसके दो घटक आप ये ले सकते हैं। देखें, एक घटक ये इधर की ओर होगा, इसका मान होगा E sin थीटा। ठीक है, वेक्टर E का परिमाण इंटू साइन थीटा, और जो घटक एन कैप की दिशा में होगा बच्चों, वो होगा वेक्टर E का परिमाण इंटू कॉस थीटा। सो पृष्ठ पर लंब घटक कौन सा है बेटा? ये अगर पृष्ठ पर लंब एकांक सदिश और जो है विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण थीटा हो, तो पृष्ठ पर लंब एकांक सदिश पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का लंब घटक होगा वेक्टर E का परिमाण इंटू कॉस थीटा, और जो ग्रेजिंग कंपोनेंट होगा अर्थात जो विद्युत जो पृष्ठ के अनुदिश होगा वो घटक होगा वेक्टर E का परिमाण इंटू साइन थीटा। सो बच्चों यहाँ पर ये इस परिभाषा के अनुसार अगर अब हम फ्लक्स लिखें फाई और यहाँ सफिक्स के रूप में E, तो फाई E का मतलब वैद्युत फ्लक्स। तो परिभाषा कहती है कि पृष्ठ क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंब घटक, पृष्ठ पर लंब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, ठीक है, ये जो वास्तव में पृष्ठ क्षेत्रफल और पृष्ठ पर लंब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठ पर लंब, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के चाहे तो घटक यहां पर और जोड़ दे, तीव्रता के घटक के गुणनफल के बराबर होता है। सो फाई ई बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्षेत्रफल मान लो ये पृष्ठ क्षेत्रफल ये है और विद्युत क्षेत्र का लंब घटक ये वेक्टर E का परिमाण इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब बच्चों ये हुआ वैद्युत फ्लक्स के लिए, वैद्युत फ्लक्स का जो है मान इतना आएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये अदिश राशि होता है बच्चों, वेक्टर E का परिमाण केवल परिमाण ले रहे हैं, ये भी अदिश राशि, और कॉस थीटा ये तो एक अनुपात है, तो ये पूरी राशि क्या है, एक अदिश
सो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। सो वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। ठीक, तो ये जो आया वो फॉर्मूला हुआ फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई का परिमाण इंटू क्षेत्रफल पृष्ठ का इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों हम आपको रिमाइंड कराएं कि ये कॉस थीटा जो है वो दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट में आता है। किस में आता है बच्चों, दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट में आता है। तो हम इसको कैसा रूप, इसको डॉट प्रोडक्ट का रूप दे सकते हैं, इसको स्केलर प्रोडक्ट देने पर। तो ये कितना लिखा जा सकता है, फाइव ई बराबर, ठीक है, वेक्टर ई का परिमाण डॉट प्रोडक्ट। अब तुम बच्चों जानते हो क्षेत्रफल तो सदिश राशि है नहीं, तो एक्चुअल में जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके साथ लिया गया, एन कैप के साथ। किसके साथ, एन कैप के साथ। तो आप यहां लिख सकते हो क्षेत्रफल या ऐसे एन कैप से हुआ डॉट प्रोडक्ट और इनटू कितना, क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई, या आप इसको ऐसे लिख सकते ई वेक्टर डॉट ए इंटू एन कैप। ठीक है, सो एन कैप वास्तव में ये एकांक सदिश है, उसके साथ डॉट, और जब एक हम एन कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं परिमाण, मतलब इस ये जो सदिश है ये, अब ये सदिश बन गया ए इंटू एन कैप पूरा क्षेत्रफल और गुणे पृष्ठ पर लंब एकांक सदिश। तो जनरली इसको एरिया वेक्टर पुकारने लगते हैं, लेकिन ध्यान दो ये एरिया में वेक्टर में एरिया जो है वो सदिश राशि नहीं है। ठीक है, भले ही हम इसको एरिया वेक्टर पुकारते हैं क्योंकि हमको वहां पर पृष्ठ क्षेत्रफल की जरूरत थी, तो वास्तव में डॉट प्रोडक्ट ये एन कैप के साथ है जो पृष्ठ पर क्या है, लंब एकांक सदिश है। ठीक है, तो अब बच्चों ये इसका ये रूप हो जाता है वैद्युत फ्लक्स का। तो वैद्युत फ्लक्स का ये रूप फॉर्मूला बन गया, अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए इंटू एन कैप, ये फॉर्मूला बन गया। ए पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक है, एन कैप उस पृष्ठ पर लंब एकांक सदिश है, और ई है ये विद्युत क्षेत्र सदिश। तो ये वैद्युत फ्लक्स आ गया, और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट अदिश राशि होता है, तो फाई क्या होगा, एक अदिश राशि। अगर हम इसको बिल्कुल सरल फॉर्म में आप पढ़ते हैं किताब में, कभी कभी सीधा सीधा लिखा रहता है। अब ये हम सिर्फ ई के ऊपर कुछ नहीं लगाया, केवल अक्षर लिखा, तो ये इसका मतलब परिमाण हो ई वेक्टर का, ए लिखा क्षेत्रफल इनटू कॉस थीटा। ठीक है, ये इस लाइक का, ये इस तरह का हो जाएगा। जैसे बच्चों आपने शायद वैद्युत फ्लक्स तो 10th क्लास में नहीं था, लेकिन जो है क्या मैग्नेटिक फ्लक्स था, और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा। ठीक है, वो था फाई इक्वल टू, ठीक, कितना, ए बी ए कॉस थीटा। याद रखो बी था चुंबकीय क्षेत्र, ये बी ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा है, ये किसमें, इन मैग्नेटिज्म, ये चुंबकत्व में ये था, फिर ये चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, लेकिन यहाँ पर अब आप पढ़ रहे हैं वो क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, वो है वैद्युत फ्लक्स फाई, ये चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, तो ये समानता है दोनों में, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए,
कि यहां पर फ्लक्स का मात्रक कितना होगा, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो बच्चों यहां देखो एसआई मात्रक ले लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो ये क्या होगा बच्चों, यहां से विद्युत क्षेत्र का मात्रक गुणे एरिया का मात्रक, और cos थीटा तो मात्रक ही नहीं, cos थीटा से कोई मतलब नहीं, तो ई। अब विद्युत क्षेत्र के दो तरह के मात्रक हो सकते हैं। अभी हम लोग जब वैद्युत विभव पढ़ेंगे तो उसमें वैद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक पढ़ेंगे जिसे क्या कहते हैं, वोल्ट प्रति मीटर। तो इसको हम लोग अगर हम ये वाला मात्रक यूज करें किसका, विद्युत क्षेत्र का, तो वोल्ट प्रति मीटर ये और इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 मीटर ये कैंसिल, तो वोल्ट इनटू मीटर, वोल्ट इनटू मीटर बचेगा। ये मात्रक लिख सकते हो, या बच्चों क्या लिख सकते हो आप, ये या अगर आप इसका दूसरा मात्रक, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक था न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, और इनटू मीटर स्क्वायर, इनटू मीटर स्क्वायर। तो ये भी मात्रक लिख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल तो वोल्ट इनटू मीटर, ठीक, ये ज्यादा प्रचलन में है, तो इस तरह से कोई भी मात्रक आप लिख सकते हो। ये दो ऐसा ही मात्रक। अब वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का या वैद्युत फ्लक्स का विमी सूत्र, अगर विमी सूत्र लिखें, ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूला से ये न्यूटन हुआ mLT⁻⁻², और कूलम Q इक्वल टू I×T से A×T हो गया, और इनटू मीटर स्क्वायर L स्क्वायर। समझ गया बच्चों? तो यहां से अब आप वैद्युत फ्लक्स का विमी सूत्र निर्धारित कर सकते हैं, और वो होगा m, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए A स्टैंड्स फॉर एम्पियर, Q इक्वल टू I×T, एरिया मत समझ लीजिएगा, और T यहाँ पर टाइम है, सो L³ हो गया ऊपर, और T की पावर कितना -3 हो गया, और A की पावर -1। A स्टैंड्स फॉर एम्पियर, T फॉर टाइम, L फॉर लेंथ, M फॉर मास। तो ये हुआ बच्चों वैद्युत फ्लक्स का विमी सूत्र। अब जरा ध्यान दो बच्चों, हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने वाले हैं, उस पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा गहराई में जाकर के इसकी बात करने वाले हैं, वो उस पर आपको ध्यान देना है। दो तरह के वैद्युत फ्लक्स होते हैं, ठीक, आपको ये थोड़ा सा इस पर ले जाना चाहते हैं। वैद्युत फ्लक्स ये दो तरह के हो जाएंगे बच्चों। कैसे दो तरह के? दो तरह का मतलब है, एक को कहते हैं इनकमिंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स, ठीक है, ये आपतित फ्लक्स, आपतित फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, और दूसरा होता है आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स। ध्यान दीजिए बच्चों, निर्गमित, निर्गमित फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अब इसमें इनकमिंग फ्लक्स, ठीक है, हम आपको बताने वाले हैं, इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है और आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक। आपतित फ्लक्स ये नेगेटिव, देखिए कितना, यहां पर आप जरा ध्यान दें, यहां पर इनकमिंग, इनकम
यहाँ पर आय को, आपकी आय को, जेब में पैसा आ रहा है तो उसको नेगेटिव माना। अगर फ्लक्स आपको मिल रहा है, इनकमिंग आपतित फ्लक्स, ठीक है, तो उसको नेगेटिव लिया गया। और आउटगोइंग फ्लक्स, जो फ्लक्स पृष्ठ से बाहर निकल जा रहा है, निर्गमित फ्लक्स, उसको पॉजिटिव लिया जा रहा है। ठीक है, ये बात कैसे हुई बच्चों, इस पर ध्यान दीजिए, हम आपका सपोर्ट यहाँ पर समझने के लिए मांग रहे हैं। ठीक है, तो पहले एक बात याद रख लीजिएगा कि जो भी आप पृष्ठ पर लंब एकांक सदिश लेते हैं, ठीक है, पृष्ठ पर लंब एकांक सदिश लेते हैं, वो पृष्ठ पर हमें वस्तु पर बाहर की ओर लिया जाता है, वस्तु के पृष्ठ पर। जैसे ध्यान दो बच्चों, ये मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु का मतलब थ्री डायमेंशनल, ये कोई वस्तु है, ये विद्युत क्षेत्र में रखी है, और मान लो ये कोई वस्तु है, मान लो टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र यहाँ आ रहा है और यहां से विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, ठीक है, यहां से विद्युत क्षेत्र निकल रहा है। ये विद्युत क्षेत्र यहां से, और भी तिरछा थोड़ा बना देता ताकि आप समझ सके, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र यहां से निकल रहा है, ये, ठीक है, ये यहां से प्रवेश कर रहा है, और ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, विद्युत क्षेत्र में रखी है, विद्युत क्षेत्र में रखी है। अब आप क्या करेंगे, इस बिंदु पर यह क्षेत्र आपतित हुआ, तो इस बिंदु पर पृष्ठ पर लंब एकांक सदिश खींचना है बच्चों, पृष्ठ पर लंब एकांक, और पृष्ठ पर लंब एकांक सदिश हमेशा, ठीक है, पृष्ठ पर लंब होगा और वस्तु से बाहर की ओर होगा, वस्तु के पृष्ठ से बाहर की ओर, वस्तु के अंदर की ओर नहीं होता है। ठीक, तो मतलब ये इधर एन कैप इस डायरेक्शन में होगा, ध्यान दीजिए, इस बिंदु पर। अब जरा ई वेक्टर की डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ई वेक्टर की डायरेक्शन ये है इधर की ओर, तो ये जो कोण बन रहा है, ठीक है, थीटा, इस केस में इस बिंदु पर, या इसको n1 कैप कह दो, इसको थीटा वन, तो बच्चों यहां पर जो थीटा वन एंगल है, ठीक है, ये थीटा वन एंगल है, थीटा वन इज ग्रेटर देन, ठीक है, कितना 90 डिग्री π/2, ये 90 अंश से बड़ा कोण है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि ये पूरा कोण 180 हो जाए, ठीक, क्योंकि मान लो पृष्ठ इस तरह का होता तो एन कैप सीधा ऐसा आ जाता, मान लो ये बस पृष्ठ ऐसा होता तो ये ई, तो एन कैप इधर की ओर ही हो जाता, एन कैप इधर की ओर ही, तब दोनों के बीच का कोण कितना हो जाता। अब जरा यहां से अगर इस पृष्ठ पर हम फ्लक्स F1 phi1 कहें, तो phi1 इज इक्वल टू वेक्टर ई का परिमाण, ये मान लो पृष्ठ क्षेत्रफल जितने पर ये टकरा रहा है, छोटा सा पृष्ठ मान लो अगर हमने ले लिया तो ये ds1 ले लिया, ये ds1, ठीक है, और इनटू cos ऑफ थीटा1, ये होगा, ये एरिया की जगह पर ले लिया बच्चों, छोटा सा एरिया लिया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पूरे पृष्ठ पर, तो इसको आप हर जगह ये थीटा1 और n1 के बीच का, सॉरी विद्युत क्षेत्र और जो है लंब n1 के बीच का कोण हमेशा थीटा1 नहीं रहेगा, कहीं पर यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, सो हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, ठीक है, ds1, और उस ds1 पर ये n1 लंब है, परपेंडिकुलर। तो बच्चों चूंकि cos
90 के लिए इसकी वैल्यू cos θ1 ये नेगेटिव आएगा। cos θ1 इज लेस देन 0। क्यों नेगेटिव आएगा जान रहे हो ना? cos की वैल्यू 90 से अधिक कोण के लिए और 180 कोण के लिए ये सब क्या होता है? नेगेटिव। ये द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा ये एंगल, और उसके लिए cos की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। सो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव लेकिन ये नेगेटिव, तो phi 1 क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव। तो यहां से क्या क्राइटेरिया सेट हुआ कि इनकमिंग फ्लक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब जरा बच्चों हम यहाँ पहुंचते हैं। इस पर हमने एलिमेंट्री एरिया ये ds2 ले लिया, ये ds2, और ये n2 है। यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये विद्युत क्षेत्र E वेक्टर, और इस पृष्ठ पर लंब एकांक सदिश ये n2 क्या ये हुआ। अब जरा जब ऐसी स्थिति बनेगी बच्चों, तो ये जो θ2 कोण है, ठीक है, वो 90 से कम है, ठीक है, 90 से कम है। तो यहाँ पर ये θ2 इज लेस देन 90 डिग्री, यहाँ पर ग्रेटर देन 90 था। तो बच्चों अब आपको क्या मिलेगा? अब हम यहीं पर लिख रहे हैं, अगर हम phi2 लिखेंगे तो ये होगा वेक्टर E का परिमाण इंटू ds2, ठीक है, इंटू cos θ2, और cos θ2 फॉर लेस देन 90 डिग्री, θ2 लेस देन 90 डिग्री, θ2 90 से कम है, तो ये वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। सो phi2 आपको बच्चों जो phi2 मिलेगा, यहां लिख दे रहे हैं phi2 जो मिलेगा, क्योंकि cos θ2 पॉजिटिव आएगा तो phi2 विल बी पॉजिटिव, ठीक। तो क्या निष्कर्ष निकला यहाँ? आउटगोइंग फ्लक्स निर्गमित फ्लक्स पॉजिटिव होता है और इनकमिंग फ्लक्स क्या होता है? नेगेटिव होता है। सो बच्चों हम समझते हैं ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गई। अब इसके थोड़ा सा हम बैक चलते हैं। थोड़ा सा बैक का मतलब अभी अभी हम लोगों ने जो एक तिरछा पृष्ठ रखा था उसके लिए बच्चों आपने वैद्युत फ्लक्स की बात की। ये एक समान विद्युत क्षेत्र था और उसमें एक तिरछा पृष्ठ हमने लिया था। ये ध्यान दीजिएगा, ये था बच्चों, ठीक। तो इस पृष्ठ पर जो आपने एक्चुअल में फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा है phi a e, ठीक है, वो था वेक्टर E का परिमाण इंटू दिस एरिया इंटू cos थीटा, और ये n कैप जो था वो वेक्टर E पर n कैप पृष्ठ पर लंब और वेक्टर E के साथ एक कोण बना रहा था, ठीक है। सो ये कौन सा फ्लक्स लिखा आपने? ये बच्चों आपने ये लिखा, आपने आउटगोइंग लिखा है, आउटगोइंग फ्लक्स लिखा है बच्चों आपने, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। और अगर आप इस पृष्ठ पर जहां पर विद्युत क्षेत्र आपतित हो रहा था, तो ये है वस्तु, ठीक है। तो ध्यान दो, हम आपको ये बात क्लियरली बताना चाह रहे हैं, ठीक है। जब आप निर्गमित फ्लक्स ले रहे थे तो लंब सदिश ये हुआ इसका, ठीक, जब ये लंब सदिश हुआ, ठीक है बच्चों। और जब आप इनकमिंग फ्लक्स लेंगे तो एन क्या ये ऊपर की ओर, इस पृष्ठ हमेशा पृष्ठ से बाहर की ओर लिया जाता है एन क्या। तो अगर इधर लोगे बच्चों, ठीक है, तो इधर के लिए ये एन कैप था, तो चूंकि लंब ये भी है और ये लंब ये भी है, तो वास्तव में ये माइनस एन कैप। और अब पृष्ठ पर अगर आप ये आउटगोइंग था तो इनकमिंग फ्लक्स अगर आप लोगे, इनकमिंग फ्लक्स अर्थात ये आपतित फ्लक्स अगर लोगे, आपतित फ्लक्स इसी पृष्ठ पर, ध्यान दीजिए, इसी पृष्ठ पर दो फ्लक्स हैं, एक इनकमिंग है
और दूसरा क्या है, आउट गोइंग है। ये बात बहुत क्लियरली समझ लीजिए। तो आपतित फ्लक्स लोगे बच्चों तो वो फाई है, ये ई था, इसको हम अगर फाई डैश ई कह दें तो ये होगा कितना, ई वेक्टर और ये ए इंटू कॉस ऑफ। अब अगर ये एंगल कितना बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, इधर का ये कोण अब आपको लेना है, ठीक है। तो वो वास्तव में कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये बनेगा एंगल, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये कोण, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। तो ये cos 180 माइनस थीटा माइनस आएगा, सो माइनस ई वेक्टर इनटू ए इनटू cos थीटा, सो दिस इज नेगेटिव। तो ये इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा। तो अगर बच्चों अब जब दो तरह की बातें हो गई, इनकमिंग और आउटगोइंग, अगर दोनों का एल्जेब्रिक सम लिया जाए तो उसका नाम होता है नेट फ्लक्स, ठीक है। तो यहां पर अगर फाई नेट, इस केस के लिए ही अगर हम फाई नेट की बात करें, नेट फ्लक्स, तो दैट इज इक्वल टू 0। जितना इनकमिंग है उतना ही कितना है, आउटगोइंग है। इनकमिंग नेगेटिव हुआ और आउटगोइंग पॉजिटिव हुआ तो नेट। तो एक जो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये वास्तव में किसी एक फ्लक्स को बता रहा है। या तो ये अगर आप केवल इसका परिमाण ले रहे हैं, केवल आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, तो या तो ये निर्गमित है या ये आउट है, गोइंग है या इनकमिंग है। तो फिलहाल तो जो डायग्राम बनाया था वो आउट गोइंग के लिए बनाया था, अगर इनकमिंग के लिए बनाते तो वही फ्लक्स क्या होता, नेगेटिव होता, ठीक है। तो ये बच्चों इस तरह की हमने जो आपको कॉन्सेप्ट दिया कि अब जैसे कोई भी वस्तु अगर आप विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो उसके दो फ्लक्स होंगे बच्चों, एक होगा कितना, एक होगा इनकमिंग और एक होगा आउटगोइंग। एक होगा इनकमिंग और दूसरा होगा आउटगोइंग। अगर उस वस्तु के अंदर कोई आवेश नहीं है, उस वस्तु के अंदर कोई आवेश नहीं है, ये वस्तु है भाई, ये वस्तु है, ये विद्युत क्षेत्र में ये रखी है, ये विद्युत क्षेत्र चाहे जैसा विद्युत क्षेत्र ले लिया जाए, ठीक है, यूनिफॉर्म ले लिया जाए, नॉन यूनिफॉर्म ले लिया जाए, ठीक है। ये मान लो वस्तु रखी है और यहां पर सिग्मा क्यू इक्वल टू 0 है, अर्थात इसके अंदर अगर आवेश रखा भी है तो आवेशों का बीजगणितीय योग 0 है। सिग्मा क्यू इक्वल टू 0 या क्यू इक्वल टू 0, कोई आवेश नहीं है यहाँ। तब क्या होगा, तब फाई इनकमिंग, तब आपतित फ्लक्स, ठीक है, फाई ई, चलिए केवल फाई बराबर ये होगा कितना, माइनस फाई आउटगोइंग। ध्यान दीजिए बच्चों, जब कोई आवेश यहां नहीं रखा है, ठीक, तो जितना एक ओर से फ्लक्स वस्तु की ओर से उतना ही फ्लक्स बाहर निकलता है, अर्थात फाई इनकमिंग इक्वल टू माइनस फाई आउटगोइंग। या आप कह सकते हो कि फाई इनकमिंग प्लस फाई आउटगोइंग इज इक्वल टू 0। तो फाई इनकमिंग और फाई आउटगोइंग, ठीक है, ये फ्लक्स का योग हमेशा इस केस में 0 होगा जब अंदर कोई आवेश नहीं रखा है, ठीक है। बीजगणितीय योग ये यहाँ पर 0 होगा बच्चों, ठीक है। तो जब तक यहाँ पर कोई आवेश इसके अंदर नहीं है, तो धीरे धीरे बच्चों हम गॉस प्रमेय का या गॉस के नियम का बेस बनाने जा रहे हैं, उसका आधार के निर्माण की बात हम सोच रहे हैं। तो हमने आपको इस तरह से ये बताया, तो मतलब ये केस आ गया कि फाई नेट इक्वल टू 0 जब वस्तु क्या ना हो, जब वस्तु कोई आवेश ना घेरती,
जब वस्तु कोई आवेश ना घेरती तो उस समय नेट वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो 0 होता है। और अगर बच्चों इसका दूसरा केस अब अगर ये वस्तु है और ये विद्युत क्षेत्र में रखी है, ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखी है, बाह्य विद्युत क्षेत्र ऐसा भी हो सकता है कि ना भी हो, और यहां पर ये सिग्मा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये अब सिग्मा क्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बीजगणितीय योग ये, तो ये तब ऐसी स्थिति में फाई नेट इज नॉट इक्वल टू 0, फाई नॉट तब 0 नहीं होगा, और ये किसके बराबर होगा, फाई नेट ये होगा सिग्मा क्यू अपॉन कितना, एप्सिलॉन 0। ये हम आगे आपको बताने वाले हैं। सो बच्चों यही होता है क्या, गॉस का नियम। और इसमें सिग्मा क्यू, अगर सिग्मा क्यू पॉजिटिव तो नेट फ्लक्स, ठीक है, पॉजिटिव होगा। नेट फ्लक्स पॉजिटिव का मतलब है कि आउटगोइंग फ्लक्स ज्यादा है, इनकमिंग फ्लक्स कम है, क्योंकि इनकमिंग को आपने नेगेटिव माना, आउटगोइंग को, आपतित को आपने नेगेटिव लिया और निर्गमित को क्या लिया, पॉजिटिव। अगर बच्चों सिग्मा क्यू ये क्या हो जाए, सिग्मा क्यू नेगेटिव चार्ज आ जाए, कुल चार्ज है आवेशों का बीजगणितीय योग, जो वस्तु के अंदर आवेश है, वस्तु के अंदर जो आवेश है वो अगर नेगेटिव है, तो जो फाई नेट होगा वो क्या आएगा, वो फाई नेट नेगेटिव हो जाएगा, तब वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक हो जाएगा, नेट वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ठीक है, कि जो आपका आपतित है वो क्या है, वो ज्यादा है, और जो निर्गमित है वो क्या है, कम है, इसलिए नेट क्या हो जा रहा है, नेगेटिव। सो यहाँ पर ये, अब बच्चों इस पर बेस्ड जो पहला वाला फॉर्मूला हमने आपको बताया कि डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि जिसमें विद्युत क्षेत्र दिया हो, मान लीजिए ये आंतरिक प्रश्न एक हम ये यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, किसी स्थान पर मान लो ई वेक्टर जो है वो दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 7k, ठीक है, और किसी स्थान पर इतना है, ठीक, तथा इसमें ठीक है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक समतल पृष्ठ रखा है, समतल पृष्ठ रखा है, ठीक। यदि पृष्ठ पर लंब एकांक सदिश n cap is equal to 3/5
आई कैप प्लस 4/5 जे कैप प्लस 0 के कैप ये है। तो पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों। सो फाई ई, अब यहां बद्ध निकालना है बच्चों। ठीक है, चाहे वो इनकमिंग का कहो और चाहे आउटगोइंग का कहो, दोनों बराबर है। तो यहां से कितना परिमाण दोनों के बराबर होंगे। तो ई वेक्टर डॉट ए इंटू एन कैप। सो ई वेक्टर हो गया 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 7k कैप डॉट एरिया हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल दिया। तो ये सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 10 की घात मीटर स्क्वायर, 10 की घात -4 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनटू एन कैप। ठीक है, तो बच्चों एन कैप इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, जगह नहीं है। तो ये बच्चों हो जाएगा फाई ई बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप डॉट एरिया हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज किया इनटू एन कैप। एन कैप है 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप और प्लस 0 इंटू के। ठीक है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ये तो बाहर आ गया 15 इंटू 10 की पावर -4 और इन दोनों का डॉट, तो ये कितना हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है। तो 3×9/5 हो गया ये। इसका डॉट होगा तो माइनस कितना 4 दूनी 8 8/5। ठीक है, और इसका जब हुआ सो बच्चों 0 आ गया। ठीक है, सो ये कितना हो गया 15 इंटू 10 की पावर -4, 9/5 में से 8/5 चला गया, 1/5 बचा। तो इंटू 1/5, 5 3 जा 15, तो कितना आ गया 3 गुणे 10 की घात -4 वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है बच्चों, सो इस तरह से बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे। कभी कभी किताब में बच्चों क्या दे दिया जाएगा, ये एरिया और यूनिट वेक्टर को मिला के दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि वो एरिया वेक्टर है। क्या है वो एरिया वेक्टर है, मतलब सीधा सीधा a इंटू एन कैप दे दिया जाएगा, a इंटू एन कैप दे दिया जाएगा। तो उसमें भी आपको सिंपली डॉट प्रोडक्ट लेना है, सिंपली डॉट प्रोडक्ट लेना। अगर एन कैप दिया तो एन कैप से डॉट लीजिए ई वेक्टर का और उसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर एरिया वेक्टर और एन कैप का प्रोडक्ट दिया है, मतलब ए इंटू एन कैप दे दिया, तो ए इंटू एन कैप का जो है आपको विद्युत क्षेत्र सदिश से डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, तो वो आपको दे देगा क्या वैद्युत फ्लक्स। ठीक, सो ये हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब बच्चों बात आती है ये इस पर, यहाँ तक तो जो आपके